तो कहीं ना कहीं उसमें आप वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डीबी सर्वर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स सेग्रीगेट करके आप बनाते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, एक सिंपल केस देखा जहाँ पर एक पर्टिकुलर सर्वर है जिसमें आपने अपना एप्लीकेशन रन किया हुआ है, एक वेब सर्वर है, आपने वहां पे एप्लीकेशन रन किया हुआ है। बट जब हम लोग फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और रियल टाइम एग्जीक्यूशन के तरफ से सोचते हैं, तो आप कभी भी अपना एप्लीकेशन, अपना वेब सर्वर, अपना डीबी सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्वर पे रखने का कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो सर्वर अगर डाउन हो जाएगा तो आपका पूरा जो एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा। सेकंड चीज है कि व्हेन वी आर डीलिंग इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं आपकी हायर अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, ये दो की फैक्टर है जो वहां पे आ जाती हैं। और कहीं ना कहीं डिजास्टर रिकवरी को भी हम लोग एक सेपरेट केस में रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन सर्वर्स को पैरेलली हाई अवेलेबिलिटी सर्वर्स के साथ रहना पड़ता है। अब हाई अवेलेबिलिटी सर्वर्स का मतलब, इफ आपका एक एप्लीकेशन रन हो रहा है सिंगल एजी में, आप चाहेंगे कि उसका सेम रेप्लिका सेट दूसरे एजी में, दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन, रन करे पैरेलली इन दैट सेम रीजन। सो इससे क्या होगा कि आपका जो पहला चीज है कि जो प्रोडक्शन लोड होगा, कहीं ना कहीं वो जो है दोनों सर्वर पे जा सकता है, दोनों एप्लीकेशन पे जा सकता है। दे बोथ विल एक्ट एज आइडेंटिकल ओनली। सो आइडेंटिकल सर्वर्स होंगे। तो आपके पास जब वैसे आइडेंटिकल सर्वर्स रहते हैं, और यहाँ हम लोग एक केस ले रहे हैं कि एक छोटा प्रोजेक्ट होगा उस टाइप का। थिंक अबाउट कि आप एक पर्टिकुलर सर्च इंजन, ई कार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट, या ऐसा ब्लॉग मीडियम जैसा जो रहता है वैसा कोई वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक जो है आप देख सकते हैं कि इफ नॉट इन थाउजेंड्स, लेकिन रेगुलर पर सेकंड जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है वैसे वेबसाइट्स पे। इसका मतलब है कि आपके बैकएंड एप्लीकेशन पर काफी प्रोसेसेस को रन करना होता होगा पैरेलली। तो कहीं ना कहीं अगर एक ही पर्टिकुलर सर्वर डेडिकेटेड है आप, तो वो हो सकता है कि ओवर यूटिलाइज्ड हो जाए, आपका सीपीयू स्पाइक करे, मेमोरी स्पाइक करे, कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट थ्रूपुट जो दिया हुआ है आपने वो आपका स्पाइक करे और मैक्स लिमिट के तरफ में रीच करने लग जाए। तो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डू फर्स्ट थिंग कि आप अपना लोड शेयर करें। शेयर किधर करेंगे? तो कहीं ना कहीं यू शुड हैव लाइक मल्टीपल ऑफ आइडेंटिकल सर्वर्स, जिसमें आप अपने लोड को डाइवर्स कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस चीज को, जो लोड हैंडलिंग हो रही है कहीं ना कहीं सर्वर लेवल पे, आईपी लेवल पे, वो कौन करता है आपका? वो आपका हैंडल करता है लोड बैलेंसर। तो प्रियरंजन जी, आप लोड बैलेंसर पे आ जाइए। आप लेफ्ट साइड में नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और मिडल पे भी था, तो आर क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करिए जी। तो यहाँ जैसे है, अभी आपको बताया कि लोड बैलेंसर का जो पर्टिकुलर वर्क है वो है, पहला वर्क में से एक है कि आपका जो ट्रैफिक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन के 6 पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो डिफरेंट एप्लीकेशन पे रन हो रहे हैं। एप्लीकेशन आइडेंटिकल है, कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं। लॉगिन का आप एक सर्वर पे चेक कर रहे हैं, लॉग आउट का एक सर्वर पे मेंटेन कर रहे हैं, ब्राउज कैटलॉग एक पे कर सकते हैं। तो एक हो गया आपके पास पाथ बेस्ड। दूसरा हो सकता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सारे आइडेंटिकल सर्वर है, तो हो सकता है वो वहां पे राउंड रॉबिन रूल लगाया हुआ है।
राउंड रॉबिन रूल क्या होता है? वो आपके लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे सर्वर्स के बीच में। अगर आपका लोड 100% है और आपके पास 5 सर्वर्स हैं, तो अगर और राउंड रॉबिन में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5, तो रिक्वेस्ट जो आएगा वो उस तरीके से वो इक्वल वेटेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हो गया जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जो यूज किया जाता है। उसमें अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि स्टिकी सेशन चाहिए, कि नहीं एक पर्टिकुलर सर्वर पे ही क्लाइंट जाए, हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन जियो स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से, कि एशियाज में जो सर्वर चल रहे हैं टोक्यो में, हांगकांग में, सिंगापुर में, वो एशिया स्पेसिफिक के लिए हो, और फिर स्टॉकहोम, पेरिस, आयरलैंड वो यूरोप के लिए हो। उस हिसाब से आपका नॉर्थ वर्जीनिया, ओरेगन, ओहायो वो हो सकता है आपके यूएस के लिए। तो आप वहां पे फिर क्या करेंगे, जो स्पेसिफिकेशन देंगे वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर एशिया का कोई भी बंदा सर्च कर रहा है या फिर एप्लीकेशन पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके सेशन को आप मेंटेन करना चाहेंगे, तो वहां पे जो है स्टिकी सेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये था बेसिक कि लोड बैलेंसर कर क्या रहा है। हमारे पास AWS में 3 तरीके के लोड बैलेंसर हैं। एक आपका आता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो कि मोस्ट पॉपुलर है और मोस्टली पीपल विल बी यूजिंग। सेकंड है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसको देखेंगे कि क्यों यूज आता है और कैसे आता है। और लास्ट है गेटवे लोड बैलेंसर। इन तीनों से पहले क्लासिक लोड बैलेंसर हुआ करता था, जो पास्ट टू पास्ट ईयर आई गेस AWS ने डिसकंटिन्यू कर दिया, और अभी के टाइम पे ये 3 ही पॉपुलर है और यूजेस में है। नाउ हाउ वी कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। तो आप जो पहला आर्किटेक्चर देख रहे होंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करिए। वहां पे आप एज अ लैपटॉप पे बैठे हुए क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं, और कहीं ना कहीं आप जो ट्रैफिक भेज रहे हैं या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अगर HTTP और HTTPS, इट मीन्स अगर आपका जो डेटा आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रहा है वो लेयर 7 में आ रहा है, दैट इज द लेयर ऑफ लाइक योर HTTP एंड HTTPS, तो कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज करेंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां आप देख सकते हैं कि आप जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है। आप EC2 इंस्टेंस पे भेज सकते हैं, आप IPs पे भेज सकते हैं, और अगर चाहें तो लैम्डा फंक्शन को भी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे लगा सकते हैं। अगेन जैसे आप लोगों को याद होगा लैम्डा फंक्शन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो भी एक तरीके से क्या है, सर्वरलेस EC2 इंस्टेंस ही है, जो हम लोगों को इफ आर वर्क इज लाइक विद इन 15 मिनट और अप टू 15 मिनट, तो वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर लैम्डा फंक्शंस। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तीनों ही टाइप के जो हो गए वो आपके जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पीछे कौन लग सकते हैं, आपके इंस्टेंसेस आ सकते हैं, आपके लैम्डा फंक्शन आ सकते हैं। और मेजर चीज क्या है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करने का, कहीं ना कहीं आपका ट्रैफिक HTTP या HTTPS पे होना चाहिए। अब ये HTTP और HTTPS से मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होगा, जो हम लोग पोर्ट देते हैं, वो या तो 80 होगा, और अगर आप सर्ट सप्लाई कर रहे हैं, सर्ट्स के साथ यूज कर रहे हैं, TLS और SSL सर्ट्स, जो इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट को टेक केयर करेगा, तो कहीं ना कहीं आप HTTPS/443 पोर्ट का यूज करेंगे, और सर्ट्स को जो है आपको अपने लोड बैलेंसर पे अप्लाई करना होगा, सो डैट कि आपका जो डेटा आएगा या रिक्वेस्ट आएगा वो लोड बैलेंसर तक HTTPS में आएगा, और बैक एंड में जो आपका सर्वर होगा, मान लीजिए आपने अपाचे रन किया हुआ है, Nginx रन किया हुआ है, Node.js रन किया हुआ है,
और वो पोर्ट 80 पे रन हो रहा होगा, तो वो वहां से फिर रिजॉल्व होके पोर्ट 80 पे ट्रैफिक जाएगा। ये सब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होगा। दूसरा हम लोग के पास है नेटवर्क लोड बैलेंसर। नाउ नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, मेरा ट्रैफिक पहुंच जाएगा, तो क्यों नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है एक अलग से बना हुआ है। तो ध्यान देना होगा कि अगर आपका ट्रैफिक लेयर 4 पे ट्रेवल कर रहा है, लेयर 4 के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, जो कि आपका यूडीपी टीसीपी प्रोटोकॉल रहता है, और उसके बाद वो रिजॉल्व हो रहा है। रिजॉल्व मीन्स कि वो उसके बाद आपके सर्वर्स के पास एंट्री लेना स्टार्ट करेगा, उससे पहले एक चीज सामने में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपका ट्रैफिक टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जो यूज करेंगे वो नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा। अब कोई ये पूछ सकता है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर में अंतर क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा। कि हाँ, एक तो समझ गए लेयर 7 पे जा रहा है, दूसरा समझ गए लेयर 4 पे जा रहा है। जब लेयर 4 से रिजॉल्व हो ही जाएगा, तो लेयर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की क्या जरूरत है, सारा ट्रैफिक ही प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी पे भेज सकते हैं हम लोग। तो आप जो फिगर में देखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर के, वहां बीच में एक वीपीसी वीपीसीई करके एक चीज दिया हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपको बताता है कि जो क्लाइंट एंड है या कस्टमर एंड है, वहां से जो आपके AWS अकाउंट पर जो कनेक्टिविटी है, इट्स नॉट लाइक कमिंग फ्रॉम पब्लिक इंटरनेट। जब आप रिक्वेस्ट ओवर द पब्लिक इंटरनेट भेज रहे होते हैं, वो आपका लेयर 7 से आता है, क्योंकि लेयर 7 आपका ब्राउजर लेवल पे वर्क कर रहा होता है। लेकिन आपका जो टीसीपी यूडीपी ये जो लेयर 4 आ जाता है, वो आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पे सिक्योर कनेक्टिविटी, सिक्योर प्रोटोकॉल फॉलोड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं AWS के केस में देखेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट, साइट टू साइट, वीपीएन कनेक्शन, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रोल में होंगी। इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रैफिक जो है वो ओवर द इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो आपका ट्रैफिक एक पर्टिकुलर टनल टाइप का आप मान के चल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया या S2S साइट टू साइट कनेक्शन हो गया, उसके थ्रू आ रहा है। तो वहां पे जो पर्टिकुलर नेटवर्क लेयर है वो जो फॉलो हो रहा है वो टीसीपी या यूडीपी पे ही होता है। आपका ट्रैफिक जो है वो आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली एज एट HTTPS या HTTP। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या नेटवर्क लोड बैलेंसर की वर्किंग की आती है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की कोई स्टैटिक आईपी नहीं होती है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ क्या होता है, आप मान के चलिए जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हो रहा है, अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है और आपका EC2 इंस्टेंस का इंस्टेंस टाइप उस कैपेबिलिटी का नहीं है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है या तो मल्टीपल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बनाएगा सर्वर, नहीं तो आपका जो है सेम सर्वर का इंस्टेंस टाइप चेंज कर देगा। तो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के केस में क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक उस पे लोड इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं बैकएंड पे आपका जो नेटवर्क लोड बैलेंसर, ओ सॉरी नॉट नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टेंस पे रन कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास आईपी रहते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे ही ट्रैफिक ज्यादा होता है वो दूसरे इंस्टेंस पे स्विच कर जाता है, सो डेट कि लोड को बैलेंस करे। तो आपका जो है आईपी वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ कांस्टेंट नहीं रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये, नेटवर्क लोड बैलेंसर के साथ आपको स्टैटिक आईपी क्यों मिल रहा है। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है आपका बिल्कुल NAT गेटवे की तरह वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं एक इलास्टिक आईपी उसको दे दिया जाता है,
बैकएंड में क्या चल रहा है क्या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन एक आपको स्टैटिक आईपी मिल जाएगा सामने। तो कहीं ना कहीं व्हेन क्लाइंट हैज टू कॉन्फ़िगर थिंग्स एट देयर ओन एंड, आप अगर टनल यूज कर रहे हैं या सर्टेन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं कुछ फॉर टनल क्रिएशन, गेटवे क्रिएशन। तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्या है कि आपको स्टैटिक आईपी चाहिए होती है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर में जो ट्रैफिक है वो वीपीसी वीपीसीई से जब होके फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वहां पर आपका कौन AWS क्लास है? स्टैटिक आईपी चाहिए रह रहा है। तो ये है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तीसरा जो है हम लोग के पास है गेटवे लोड बैलेंसर। तो एक्चुअली गेटवे लोड बैलेंसर क्या कर रहा है कि गेटवे लोड बैलेंसर जो है एक तरीके से एक थर्ड पार्टी इंस्टेंस की तरह आप मान के चलिए। तो आपका रिक्वेस्ट डायरेक्टली, चाहे वो टीसीपी पे हो या फिर आपका लेयर 7 पे हो, दोनों ही ट्रैफिक पहले उसके पर्टिकुलर इंस्टेंस से पास होना है और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर फायरवॉल रूल्स सेट होते हैं। अगर वो वहां पे ये पाएगा कि आपका आईपी मलेशियस है, आपका ट्रैफिक जो है वो डीडोस अटैक के अंडर में आ रहा है या एनीथिंग इट विल फाइंड दैट नॉट सुटेबल, वो वहीं पे रिजेक्ट कर देगा और आपके इंस्टेंस तक ये बात पहुंचेगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो गेटवे लोड बैलेंसर है वो दोनों तरीके के ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि वो एक थर्ड पार्टी इंस्टेंस के पास आपका ट्रैफिक को भेज रहा होता है। इसलिए मोस्टली इन रियल टाइम क्लाइंट वोंट बी इंटरेस्टेड इन गेटवे लोड बैलेंसर, ऑल्दो फास्ट हो सकता है। आप IPv4 V6 HTTP2 ग्रेक दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल पे आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम यही होगा कि कहीं ना कहीं आपका पूरा डेटा जो है वो एक्सपोज हो रहा है एक थर्ड पार्टी इंस्टेंस को, जो आप एज अ क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे करने में। और दूसरी प्रॉब्लम कि गेटवे लोड बैलेंसर के पीछे इंस्टेंस होना चाहिए, और कभी कभी केस हो सकता है कि इंस्टेंस ना हो। दूसरी चीज जो मैं मिस कर गया नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में, नेटवर्क लोड बैलेंसर के पीछे आप अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी लगा सकते हैं। इसका मतलब आपका ट्रैफिक जो है लेयर 4 पे आ रहा है, उसके बाद वो ट्रैफिक जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास जा रहा है जहां वो लेयर 7 पे रिजॉल्व होगा। उसके बाद वो आपके सर्वर्स पे पोर्ट 80 या जो भी पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन रन कर रहा होगा उस पे आएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको दो चीज सबसे अच्छा करता है, एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है कहीं ना कहीं वो आपको जो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को लगाने का ऑप्शन देता है, डायरेक्ट आईपी लगाने का ऑप्शन देता है, और इंस्टेंस भी आप नेटवर्क लोड बैलेंसर के पीछे लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की कैपेबिलिटीज प्लस नेटवर्क लोड बैलेंसर की कैपेबिलिटीज दोनों साथ में यूज करना चाहता है, तो वो नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू पॉसिबल है। पहले काफी मुश्किल होता था जब नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं था, वहां पे आपको लेमडा फंक्शन सेट करना होता था और मतलब वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहता था। उस चीज को सोल्यूशन निकाल के AWS ने नेटवर्क लोड बैलेंसर का जो कॉन्सेप्ट लाया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ये तीन पर्टिकुलर लोड बैलेंसर हैं। इन तीनों के बीच का डिफरेंस, तीनों का यूज केस में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। सुभाषित जी, जी क्वेश्चन है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राइट? जो कि आप बोले लेयर 4 पे। जी तो अगर एप्लीकेशन साइड से कुछ इशू हुआ तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि जो इशू है, दिस इशू इज समथिंग बिलोंग फ्रॉम नेटवर्क लोड बैलेंसर? जी बिल्कुल। ये जब अभी हम लोग
लोड बैलेंसर इन जनरल क्रिएट करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको पता कर सकते हैं कि कैसे। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हम लोग के नेटवर्क लोड बैलेंसर या किसी भी टाइप के लोड बैलेंसर के पीछे जो भी इंस्टेंस टारगेट ग्रुप है तो वो अंडर टारगेट ग्रुप आ जाते हैं। लोड बैलेंसर एज अ सच विल नेवर फेल, मीन्स आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नेटवर्क लोड बैलेंसर विल नेवर फेल, बट इट कैन हेल्प अपार्ट फ्रॉम दीज कैपेबिलिटीज। वो आपको हेल्थ चेक्स का ऑप्शन देता है। मतलब अच्छा, अगर आपने अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर के पीछे वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर रन किया हुआ है और किसी कारण से आप चेक कर पा रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन तो रन कर रहा है सही से लेकिन ट्रैफिक नहीं पहुंच रहा या कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, यूआरएल आप हिट कर रहे हैं आपको एरर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ बैकएंड में तो सर्वर चल रहे हैं। तो काफी टाइम होता है कि आप सर्वर लेवल पे कर्ल करके पिंग करके आप चेक कर रहे हैं तो आपको आउटपुट आ जा रहा है, और वही आप जब डोमेन यूआरएल को हिट करना चाह रहे हैं या लोड बैलेंसर यूआरएल को हिट करना चाह रहे हैं तो आपको वो वहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या कोई एरर थ्रो कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हेल्थ चेक में वो चेक करते रहता है कि आपने जो पाथ दिया है वो सही दिया है कि नहीं, या पोर्ट दिया है वो सही दिया है कि नहीं, या जो सर्ट्स आपने अप्लाई किए हैं वो सही अप्लाई हैं कि नहीं। और आप नेटवर्क लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप में आके, जो कि आपका टारगेट ग्रुप इज नथिंग बट वट एवर वी आर पुटिंग बिहाइंड दिस लोड बैलेंसर्स, जैसे आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, आईपीस, इंस्टेंस, लैम्डा फंक्शन, दीज थिंग्स, ये आपका टारगेट ग्रुप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप वहां पे हेल्थ चेक चेक कर सकते हैं, तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको किस टाइप का एरर आ रहा है। अगर आपको 200 सीरीज आ रहा है हेल्थ कोड, इट मीन्स आपका एप्लीकेशन रिस्पॉन्स कर रहा है, यू आर हैप्पी। अगर 300 सीरीज में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इट्स फंक्शनिंग। आपको पता है वर्किंग एंड फंक्शनिंग का डिफरेंस। वर्किंग मीन्स कि हाँ ओपन हो रहा है, अपाचे इंस्टॉल्ड है, अपाचे ओपन हो रहा है, जेबॉस इंस्टॉल्ड है, जेबॉस ओपन हो रहा है, नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, वो ओपन हो रहा है। लेकिन आपने अगर उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन चलाया है और वो वर्क फंक्शन करेगा तो वो कुछ ना कुछ एपीआई कॉल आएगा, उसका कुछ उसको पुट या गेट में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर वो वर्क कर रहे हैं तो आपके पास 300 सीरीज का जो कोड है वो आउटपुट में मिलेगा। दैट इज कॉल्ड लाइक योर एप्लीकेशन इज फंक्शनिंग। अदर 400 सीरीज एंड 500 सीरीज अगर आपको इसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना होगा। 400 सीरीज है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन या वेब सर्वर जो है ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। और अगर आपके पास 500 सीरीज आता है दैट इज द डिफिकल्ट वन, बिकॉज वहां पे पता नहीं चलता है कि ब्राउजर लेवल पे इशू है, सर्वर लेवल पे इशू है, या कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसके बीच में इशू है। बिकॉज 500 सीरीज इज अ बिट ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू ट्रबल शूट, क्योंकि 503 504 इट्स लाइक मोर पीपल विल जस्ट से और सजेस्ट कि आप सर्वर रिस्टार्ट करके देखें, कैशे क्लियर करके देखें, बट आपको ये आइडिया जो है लमसम आपके हेल्थ चेक्स में मिल जाएगा लोड बैलेंसर के पीछे। तो आपको पता रहेगा कि लोड बैलेंसर लेवल पे इशू है या किस पर्टिकुलर लेवल पे इशू हो सकती है, या फिर आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट है जो आप चेंज करना चाहेंगे। और इस तरीके की जितनी चीजें होंगी वो आपको वहां पे एक क्लियर कट आइडिया मिल सकता है। समटाइम वो अगर ब्लॉक हो रहा होगा लोड बैलेंसर लेवल पे तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि लोड बैलेंसर के पास भी अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है। तो कहीं आपने अगर वो आईपी वहां पे ब्लॉक किया हुआ होगा, या फिर जिस भी सबनेट में आपने नेटवर्क लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया है वो सिक्योरिटी ग्रुप आपने अलाउ नहीं किया है अपने एप्लीकेशन या वेब सर्वर में। मान लीजिए अगर दूसरे सबनेट में बनाया होगा तो, या दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप में बनाया होगा तो
तो वो कनेक्टिविटी इश्यूज भी आप अपना ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन जो है हम लोगों को मिलते हैं। ओके। और यहाँ पे जो आप डिस्कस कर रहे थे कि जो भी रिक्वेस्ट आता है, चाहे टीसीपी से और यूडीपी से, उसके बाद बीपीसी में जाता है, बीपीसी से बीपीसी। यहाँ पे टनल कैसे वर्क करता है? टनल को कैसे मतलब हमें मालूम चलता है कि इश्यू फ्रॉम टनल साइड और फ्रॉम हियर इट्स गोइंग टू टनल एंड फ्रॉम टनल इट विल कम टू अस और समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो बीपीसी। ये जो आपका रहता है पॉइंट टनल का जो केस है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो आर्किटेक्चर आप फॉलो कर रहे होते हैं उसमें वो मेंशन्ड रहता है कि मान लीजिए कि आप अगर क्लाइंट हैं, आप अभी मान लीजिए अपने ऑन साइट लोकेशन पर हैं और मैं यहाँ पर अगर अकाउंट क्रिएट किए हुए हूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन है उस यूआरएल को हिट करने के। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया है और मान लीजिए कि वो इंटरनेट फेसिंग है, हम लोग देखेंगे दो तरीके के फेसिंग बनते हैं, एक इंटरनेट फेसिंग और एक इंटरनल फेसिंग। तो अगर इंटरनेट फेसिंग है तो आप ब्राउजर पे जाके उसको हिट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे कोई भी टनल का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, आप ओवर द पब्लिक इंटरनेट हिट कर रहे हैं डोमेन को, राइट। लेकिन मान लीजिए कि आपकी अपनी एक कंपनी है जिसका जो फ्रंट एंड है वो डिफरेंट है, क्योंकि आप खुद भी क्लाइंट को मैनेज कर रहे हैं। आप बैंक का एग्जांपल लीजिए, बैंक अपने बैकएंड के भी कुछ सर्वर को फॉलो करता होगा, मेंटेन करता होगा, जो हो सकता है कि वो आउटसोर्स करके किसी और को दिया हुआ होगा। और एज अ बैंक आपके पास अपने खुद के कस्टमर हैं जो आपका एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जो फिर उन सारे कस्टमर का डेटा है कहीं ना कहीं आप अपने बैकएंड में मेंटेन करते होंगे, राइट, जो सिर्फ आप चेक करते होंगे। जैसा होता है ना, आप बैंक में जाते हैं, उनको बोलते हैं ये ट्रबल है मेरा, वो अपने इंटरनल सिस्टम में चेक करते हैं। वो जिस एप्लीकेशन पे जा रहे होते हैं वो आपके लिए विजिबल नहीं होगा एज अ कस्टमर, राइट, लेकिन कोई ना कोई उसको मेंटेन कर रहा होगा। सो दोज काइंड ऑफ सर्वर या फिर दोज काइंड ऑफ यूआरएल्स आप नहीं चाहेंगे कि ओवर द इंटरनेट किसी को पता चले या उस पे वो जा पाए, बिकॉज दैट विल हैव लाइक अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट। तो वहां पे जो है आपका टनल का कॉन्सेप्ट आता है जो वीपीसी के अंडर रहता है। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक साइट टू साइट वीपीएन कनेक्शन का, जहां हम लोग वर्चुअल प्राइवेट गेटवे अपने तरफ और कस्टमर गेटवे दूसरी तरफ रहता है। उसके बीच में ऑथेंटिकेशन की शेयर करके एक तरीके से म्यूचुअल हैंडशेक करते हैं कि यस मेरे तरफ भी कॉन्फ़िगरेशन ये है, आपके तरफ भी कॉन्फ़िगरेशन ये है, और कहीं ना कहीं वो एक प्रोटोकॉल सेट करता है। व्हेन वी से सजेस्ट प्रोटोकॉल, इन लेमन टर्म्स प्रोटोकॉल इज नथिंग बट गाइडलाइंस। तो कहीं ना कहीं आप और मैं एक गाइडलाइन पे एग्री कर गए हैं कि हमारा ट्रैफिक जो है अगर इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तो जितने पोर्ट आप देखते हैं वो नथिंग बट प्रोटोकॉल। 21 है तो वो दूसरा है, 22 है तो दूसरा है। तो इस टाइप से है, 80 है तो वो HTTP कर रहा है, 443 है तो HTTPS कर रहा है, सर्टेन उसमें डिफरेंस रहेगा। तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो रिक्वेस्ट आएगा वो उस पर्टिकुलर टनल को फॉलो करते हुए ही आएगा। इट मीन्स ओवर द इंटरनेट अगर आप उस पर्टिकुलर यूआरएल को, उस सर्विस को रीच करने का कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू आना होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसमें दो टाइप है कि आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन रहता है, दैट इज लाइक अ फिजिकल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फ्रॉम AWS टू क्लाइंट एंड। तो वो डिफरेंट ओवरऑल ही डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सही में। कनेक्टिविटी इसी तरीके से रहती है दोनों के ओके, बीच में। एक स्मॉल क्वेश्चन और है सुभाषित जी जी। कि अगर एज ए इंडिविजुअल राइट मेरा अकाउंट है एसबीआई में, चाहे किसी का अकाउंट है पीएनबी में, तो अगर हम लॉग इन कर रहे हैं तो पहला ट्रैफिक कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन लेयर पे या फिर नेटवर्क लेयर पे? अगर फ्रंट एंड से हम यूआई लेवल से हम लॉग इन करते हैं तो जो रिक्वेस्ट है यूजर का, इन यूजर का, वो फर्स्ट ट्रैफिक जो जाएगा एप्लीकेशन लेवल जाएगा या नेटवर्क लेयर पे जाएगा? हाँ, तो टोटली आप यहाँ पे देखेंगे, आपने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास SBI या PNB बैंक का ऐप है,
या आप उसके वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। आप वेबसाइट पे कैसे जा पा रहे हैं? ओवर द इंटरनेट, राइट? करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। यहाँ पे आपने कोई अपने तरफ से सेटअप किया नहीं कि आपको इस बैंक का यूआरएल हिट करना है तो उस पर्टिकुलर वीपीसी रेंज में आपको होना चाहिए या उस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी में होना चाहिए या किसी ऑफिस में बैठ के ही करना है, नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आप ओवर द पब्लिक इंटरनेट कर रहे हैं। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली इन दैट केस आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इंटरनेट फेसिंग होगा, राइट? तो वहां पे वो आपका लेयर 7 पे ही हो रहा है। और राइट। क्योंकि आपने जो हिट किया है एप्लीकेशन को या फिर आप लॉगिन कर रहे हैं वो आप लेयर 7 पे कर रहे हैं क्योंकि ब्राउजर लेवल पे कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें आप ओएसआई मॉडल में अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे कि जो आपका हैंडशेक होता है वो कभी भी टू वे नहीं होता है, थ्री वे हैंडशेक होता है ओएसआई लेवल पे। मतलब कि रिक्वेस्ट आपका जो है मेरी तरफ आया, मेरा रिक्वेस्ट आपकी तरफ किया, फिर अगेन आपका रिक्वेस्ट का कंफर्मेशन मेरे तरफ आएगा, तब वो कनेक्टिविटी को कंप्लीट करता है। तो अगर आप ओवर द इंटरनेट जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप हो सकता है कि खाली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करें और वो भी क्या कहते हैं इंटरनेट फेसिंग करके, आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिक्वेस्ट जो है मुझ तक पहुंचने से मींस कि मेरे AWS अकाउंट में पहुंचते वक्त वो लेयर 4 पे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे और आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, ऑल्दो आप अपने लैपटॉप पे हिट करेंगे वो लेयर 7 से जाएगा जाएगा, लेकिन वो मेरे तरफ जब आएगा तो वो टनल के लिए डाउनग्रेड होते हुए, नॉट डाउनग्रेड अच्छा वर्ड नहीं होगा, मतलब लेयर 4 तक वो रिजॉल्व होके मेरे तरफ ट्रैफिक आएगा, फिर मेरे तरफ वो लेयर 4 से टोटल रिजॉल्व करेगा वो लेयर 7 आना, और फिर जो है वो फिजिकल लेयर तक जो है लेयर 1 तक वो रिजॉल्व होगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं जो रिजोल्यूशन आपके तरफ स्टार्ट हुआ, आपका लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5 जो ब्राउजर लेवल पे हो रहा है, लेयर 4 पे जैसे आया तो आप ऐसा मानिए लेयर 4 पे वो कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरे एंड तक जो कि मेरे तरफ है, और उसके बाद वो जो है वो चेक कर रहा है कि अगर लेयर 4 पे ही बात हो जा रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रही है, आपने पीछे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ट्रैफिक को फिर अपग्रेड करेगा लेयर 7 तक, और फिर वो जो है लेयर 7 से लेयर 1 तक जो है रिजॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं काफी मतलब वो उसका कम्युनिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन इसी तरीके से जो है वो पूरा कम्युनिकेट करता है आपका एंड तक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? आज हम लोग हैंड्स ऑन पे नहीं करेंगे, वैसे भी थोड़ा मुझको भी लेट हो गया था और आप राइट, लोगों को राइट। दूसरा सेशन भी है। यहाँ तक में अगर किसी को कोई क्वेश्चन तीनों लोड बैलेंसर के डिफरेंस में या वर्किंग में तो वो पूछ सकते हैं। सर जैसा आप बोल रहे थे और क्लासिक लोड बैलेंसर, अभी मैं देख सकता हूँ क्लासिक लोड बैलेंसर है, बट वहाँ पे लिखे हुए है प्रीवियस जनरेशन। हाँ, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे प्रिय रंजन जी तो शायद वहां पे आता है क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में। राइट, राइट। हाँ, वही है। आप उस पर क्लिक करिए तो उसके बारे में डिटेल आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। तो वो आपको दिए हुए कि क्लासिक लोड बैलेंसर जो था वो किस तरीके से क्रिएट होता था। मोस्टली क्लासिक लोड बैलेंसर जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों एक्चुअल लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करता था। मतलब कि एक लोड बैलेंसर है उसके पीछे आप अपने EC2 लगाइए, आप देख सकते हैं। और उसमें क्या इशू था कि आपने जो लोड बैलेंसर बनाया और अगर आप चाह रहे हैं कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे फॉलो करवाना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी बनाने पड़ रहे थे बैकएंड में। और आप अभी देखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर के आने की वजह से क्या हो गया कि आप अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी नेटवर्क लोड बैलेंसर के पीछे लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाह रहे हैं कि इंस्टेंसेस जो है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हैंडल करे, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज वे फास्टर देन योर नेटवर्क लोड बैलेंसर इन सर्टेन वेज। कुछ वेज में आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर अच्छा है, कुछ वेज में आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अच्छा है।
और आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात होगी तो कहीं ना कहीं नेटवर्क लोड बैलेंसर इज मोर सुटेबल चॉइस, क्योंकि आप बेटर तरीके से आपका ट्रैफिक है, वहां पे कोई चेक नहीं हो रहा है, तो आपका ट्रैफिक जो है वो जल्दी पास होगा। लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे वो ट्रैफिक को एनालाइज भी करता है कि किस तरीके से है रिक्वेस्ट। अगर आपका HTTP रिक्वेस्ट गलत है, कुछ एरर है, तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर API कॉल किया जो कि गलत है, मान लीजिए कि आपने www.google.com/ अपना नाम ही लिखा, आपका हो सकता है विकिपीडिया पेज हो, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो क्या होगा, आपको दोनों के वर्किंग में एग्जांपल से समझा दूंगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर से वो पास कर जाएगा और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे पता चलेगा कि आपका रिक्वेस्ट गलत है, क्योंकि आपने जो ब्राउजर लेवल पे हिट किया वो तो लेयर 7 का रिक्वेस्ट है, वो खाली डेटा पैकेट लेयर 4 पे बना और आ गया नेटवर्क लोड बैलेंसर के पास। नेटवर्क लोड बैलेंसर को बस इतना मतलब है कि आपका ट्रैफिक लेयर 4 TCP UDP प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। अब उस डेटा के अंदर क्या डेटा है वो नेटवर्क लेयर को नहीं पता चलता है, उसको खाली लेयर 4 तक का इंफॉर्मेशन है। तो आपका हेडर, बॉडी, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, ये क्या है ये उसको नहीं पता चलता है। वो किधर रिजॉल्व हो रहा है, वो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे रिजॉल्व हो रहा है। तो वहां आपको पता चल पाएगा कि आपने अपने स्पेलिंग में ई के जगह ए लिख दिया या डबल के लिख दिया, तो इस तरीके से आपको अपना वहां पे रिक्वेस्ट पता चलेगा कि वो क्यों गलत हो रहा है। एज नेटवर्क लोड बैलेंसर पे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो यूजेस है हम लोग करते हैं कि दोनों को एक साथ यूज करें, ताकि नेटवर्क लोड बैलेंसर का स्पीड, स्टैटिक IP, रिलायबिलिटी वो भी मिल पाए, और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की जो चीजें हैं जो लेयर 7 को वो बेटर एनालिस कर सकता है, सिक्योरिटी चेक्स कर सकता है, तो वो सब भी हम लोग यूज करते हैं। और क्लासिकल आई गेस 2021 अगस्त या किसी टाइम तक था, 2022 तक वर्किंग में, उसके बाद उसको जो है हटा दिया गया और आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट आया। लेयर 7 पे भी बहुत तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम लोग कल के सेशन में जब क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से काफी चीजें हैं वहां पे। टारगेट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट आएगा, हेल्थ चेक कैसे चेक हो रहे हैं, तो फिर कौन सा प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, सर्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं हम लोग जब हैंड्स ऑन करेंगे तो देखेंगे। मोर और लेस डिफरेंस जो है ये तीनों में, और अभी आपका क्लासिक लोड बैलेंसर में अगर लेके चले तो चारों में ये है। यहाँ तक में अगर कोई क्वेश्चन, कोई इशू तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रैप अप करेंगे, सो दैट कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग हैंड्स ऑन पे आए और जो डिटेल्स हम लोगों को वहाँ पे समझनी होंगी या जो कंफ्यूजन यहाँ रह गई होंगी वर्किंग में कि कैसे वर्क हो रहा है, उसको समझने में हम लोग कोशिश करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी गेटवे लोड बैलेंसर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जी, अगर मान लीजिए कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका वर्किंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका कुछ ट्रैफिक लेयर 7 पे आएगा, कुछ ट्रैफिक लेयर 4 पे आएगा, लेकिन आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरा सारा ट्रैफिक लेयर 7 पे जाए या सारा ट्रैफिक लेयर 4 पे ही जाए, तो कहीं ना कहीं आप जो है गेटवे लोड बैलेंसर का यूज करेंगे। दूसरा चीज, आपको मैंने जैसे बोला कि काफी प्रोटोकॉल होते हैं लेयर 7 को यूज करने के लिए भी, जैसे HTTP1, HTTP2, ग्रे और एक और है, चौथा मैं नाम बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसमें भी रहता है कि आपके वो IPv6 को रिजॉल्व कर पाएगा कि नहीं, IPv4 को रिजॉल्व कर पाएगा कि नहीं, या फिर दोनों प्रोटोकॉल में आपने
HTTP2 प्रोटोकॉल चुना है तो आपका वो HTTP1 भी रिजॉल्व कर पाएगा। तो वो टोटल डिपेंड करता है। अगर आपके पास लार्ज वेराइटी ऑफ यूजेस हैं ट्रैफिक की, तो कहीं ना कहीं आप चूज कर सकते हैं गेटवे लोड बैलेंसर। और कहीं आप चाहते हैं कि हेडेक नहीं लेना चाहते हैं कि जो आईपीज आ रहे हैं या ट्रैफिक आ रहा है वो मैं चेक करूं, एज अ फायरवॉल वैफ लगाऊं, वैफ के पीछे नेटवर्क लोड बैलेंसर या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रखूं। यू डोंट वांट टू टेक दैट मच ऑफ हेडेक टू चेक। तो कहीं ना कहीं आपके ट्रैफिक को गेटवे लोड बैलेंसर जो है वो चेक करके आपको भेजेगा। एंड अगेन लास्ट थिंग कि कंपैरिजन टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर, आपका गेटवे लोड बैलेंसर इज वे फास्टर when it comes to have like total time to leave, if you will see that thing। तो आपको अगर बहुत जल्दी है या आपका एप्लीकेशन इस तरीके का है कि जिसको रिस्पांस बहुत जल्दी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप गेटवे लोड बैलेंसर की तरफ जा सकते हैं। बट अगेन कॉस्टिंग जो है उसका इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर वुड बी हायर। एंड सेकेंड थिंग, your whole data or data packets which are coming will go through a third party instance, kind of instance, who will be checking all the traffic. So it's kind of external screening going through for your data, which you may or may not like to have. So ये है difference। Okay, thank you, sir. Thank you। I guess we can wrap up for today। और सॉरी थोड़ा सा मुझको लेट हो गया था, बट टुमारो वी विल गो इनटू हैंड्स ऑन एंड विल चेक मोर डिटेल्स व्हाट आर प्रेजेंट देयर। सो आई गेस यस।